हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम वंशिका है और मैंने स्टार्ट किया बेसिक से एडवांस तक फैशन डिजाइनिंग की जर्नी। तो इस जर्नी में मैं खुद भी कुछ नया सीखने वाली हूँ और आपको एकदम बेसिक से सिखाने वाली हूँ। एक एक चीजें पॉइंट टू पॉइंट क्लियर करने वाली हूँ। और हमारी रह गई थी बेसिक टूल्स की क्लास, तो आज मैं आपको वही बताने वाली हूँ कि हमारे जो स्टिचिंग में हम बेसिक टूल्स यूज करते हैं वो कौन कौन से होते हैं और कौन कौन से हम स्टार्ट कर सकते हैं। अगर हमारा ज्यादा बजट नहीं है तो हम कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, कौन कौन से टूल परचेज करके हम अपनी जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं। तो एक एक टूल्स के बारे में मैं डिटेल में बताने वाली हूँ, कौन सा टूल किस तरीके से यूज होगा और मेरे पास कितने टूल है और कितने टूल मार्केट्स में है। तो एक एक चीजें हम डिटेल्स में जानने वाले हैं। तो देरी ना करते हुए हम देखते हैं अपने टूल्स को कि कौन कौन से हमारे टूल्स होंगे स्टिचिंग में और आप लोगों को कौन कौन से परचेज करने हैं, कौन कौन से कंपलसरी है और किन किन के बिना काम चला सकते हैं आप लोग। तो चलिए देखते हैं। तो जो हमारी बेसिक सिलाई की टूल किट होती है उसमें सबसे पहले नंबर पर आता है हमारा इंच टेप, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आप बिल्कुल बिगिनर हो या फिर आप एडवांस लेवल पर हो, सबको इंच टेप चाहिए ही चाहिए, क्योंकि हमें मेजरमेंट इंच टेप से ही हमें लेना होता है। तो इंच टेप हमारा बिल्कुल कंपलसरी है। सेकंड नंबर पर आएगी हमारी कैंची। इस तरीके से ये हमारी कैंची होती है। आप एक पेपर कटिंग के लिए कैंची रख सकते हैं और एक हमारी फैब्रिक, जिस कैंची से आप फैब्रिक को कट करेंगे उस कैंची से आप पेपर कट मत करना, नहीं तो कैंची खराब हो जाती है। तो इस तरीके से आपको अपनी कैंची रखनी है। 2 कैंची यूज करें, एक पेपर के लिए और एक फैब्रिक के लिए। उसके बाद ये बहुत सारे स्केल्स होते हैं, जैसे ये वाला स्केल है एल शेप स्केल। इससे ना आपके फैब्रिक में जो कान वगैरह होती है वो इजीली निकल जाती है। तो ये स्केल आप स्ट्रेट स्केल की तरह भी इसे यूज कर सकते हैं और एल शेप स्केल की तरह तो यूज कर ही सकते हैं कान वगैरह निकालने के लिए फैब्रिक की। ये होता है हमारा आर्म कर्व स्केल। इस स्केल का यूज आप आर्म होल जो होती है उसमें हल्की सी शेप होती है, जैसे कोट वगैरह बनाते हैं उसके आर्म होल में बहुत हल्की सी शेप होती है, तो वहां पर हम इसका यूज कर सकते हैं। इस तरीके से इस स्केल का यूज होता है। और ये हमारी स्ट्रेट स्केल है, जहां पर भी स्ट्रेट लाइन बनानी हो वहां पर हम इसका यूज कर सकते हैं। ये हमारा लेग कर्व स्केल है। प्लाजो वगैरह में जब हमें गिद्री में शेप देनी होती है तो हम इस स्केल का यूज करते हैं। ये हमारा हिप कर्व स्केल है। प्लाजो में हिप के साइड पर जब हमें शेप देनी होती है तो हम इस स्केल का यूज करते हैं। ये दोनों स्केल का, जब हमें ज्यादा टाइट प्लाजो पहनना पसंद है तो हम इस वाली स्केल का यूज कर सकते हैं और जब हमें थोड़ा लूज पहनना है तो हम इस स्केल का यूज कर सकते हैं। तो बेसिकली आप दोनों स्केल को प्लाजो में यूज कर सकते हैं। ये आती है अब हमारी ग्रेडिंग स्केल, क्योंकि कई बार हमें ना हमेशा एक ट्रांसपेरेंट स्केल जरूर रखनी चाहिए। ये कंपलसरी, आपके पास ये सब स्केल नहीं होंगे कोई बात नहीं, चल जाएगा, लेकिन इस तरीके की स्केल आपके पास जरूर होनी चाहिए। मेरे पास ये ग्रेडिंग स्केल है, आपके पास ग्रेडिंग स्केल ना हो तो सिंपल वाली जो ट्रांसपेरेंट स्केल होती है आप वो यूज कर सकते हैं। तो इस तरीके से ऐसी स्केल होना जरूरी है, क्योंकि कई बार निशान हमें ना फैब्रिक के बैक साइड वाले भी देखने होते हैं, उसके अकॉर्डिंग हमें निशान लगाने होते हैं, जो हमारे निशान पहले लगे हैं उन्हें देखते हुए। तो इसमें इजीली दिख जाता है ट्रांसपेरेंट होने की वजह से, तो इस स्केल का यूज हम आसानी से कर सकते हैं। तो उसके बाद आता है हमारा फ्रेंच कर्व। ये इसे हम आर्म होल शेपर भी बोलते हैं, फ्रेंच कर्व भी बोलते हैं। इसका यूज हम बहुत सारे नेक पैटर्न बनाने में और आर्म होल को शेप देने में करते हैं और प्रिंसेस कट में भी इसका यूज होता है। प्रिंसेस कट को अच्छे से शेप देने के लिए हम इस वाले टूल का यूज करते हैं। तो एक तो ये टूल कंपलसरी है, अगर आप बिगिनर है, आप ज्यादा कुछ अफोर्ड नहीं कर सकते तो आप एक ये वाला फ्रेंच कर्व ले ले और एक ही इस तरीके से कोई भी स्केल ले ले जो ट्रांसपेरेंट हो। तो ये 2 तो एकदम बेसिक है, ये तो आपके पास होने ही चाहिए। और सीजर और इंच टेप, तो मैं एकदम, जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते चीजें ज्यादा, वो इतनी कम चीजों में भी काम कर सकते हैं इजीली। एक मेरे पास ये वाला स्केल है, ये मैंने पूरी टूल किट मंगाई थी जिसमें ये तीनों आए थे, ये तीनों साथ में आए थे। इसमें एक और ट्रायंगल वाला था, तो ये मैंने मीशो से ऑर्डर किया था।
जिस किसी को लिंक चाहिए वो कमेंट कर देना, मैं उसे लिंक भी सेंड कर दूंगी। और ये वाले एक टूल किट में अलग आए थे, जो ये बड़े वाले स्केल है ये एक साथ अलग, मैंने ये एक साथ मंगाए थे। एक ये टूल होता है हमारा, ये ना आजकल काफ़ी ट्रेंड में है, इससे ना हम डोरी पलट सकते हैं, वो भी बहुत आसानी से और बहुत ही कम टाइम में इससे डोरी पलटी जाती है इजीली। तो ये आप ऑप्शनल है, आप मंगा भी सकते हैं। अगर आपको अपने काम जल्दी करने हैं, इजीली करने हैं, तो आप ये मंगा सकते हैं, नहीं तो सुई से भी हम डोरी पलट सकते हैं। और ये हमारा सीम रैपर होता है, इससे हम ये हमारे धागा उधेड़ने के यूज़ आता है, इससे बहुत जल्दी धागा उधड़ जाता है। उसके बाद आती है हमारी चौक। मार्किंग के लिए हमारे पास चौक होना ज़रूरी है। जब भी हम पेपर पर फैब्रिक पर मार्किंग करते हैं तो हम चौक से करते हैं। इस तरीके से दो क्वालिटी में चौक आती है, एक हमारी आती है जो 10 रुपये का डब्बा मिल जाता है, वो थोड़ा डस्ट वाला होता है, मतलब जब हम उससे निशान लगाते हैं तो पूरे फैब्रिक पर चौक चौक हो जाती है। और एक आती है हमारी वैक्स चौक, यानी डस्ट फ्री चौक, तो ये 20 या 30 रुपये का मिल जाता है डब्बा। इससे ना जब हम निशान लगाते हैं तो सारे फैब्रिक पर चौक नहीं फैलती, जहाँ पर मार्क करते हैं वो वहीं पर रहती है। और एक हमारी पांडा चौक आती है जो प्रेस करने से रिमूव हो जाती है, तो वो थोड़ी कॉस्टली आती है, लेकिन आप जब अगर बिगिनर है तो आप यही वाली यूज़ करें। उसके बाद ये होता है फैब्रिक ग्लू। जब आपको अस्तर वगैरह पेस्ट करना हो या फिर कोई मोती स्टोन इस तरीके से पेस्ट करने हो तो आप इस फैब्रिक ग्लू का यूज़ कर सकते हैं। एक हमारा इस तरीके से आता है B7000 करके ये वाला ग्लू आता है, ये भी काफ़ी अच्छी क्वालिटी का होता है, लेकिन ये वाला ग्लू आप अस्तर चिपकाने के लिए यूज़ नहीं करना है। ये वाला ग्लू आपको सिर्फ स्टोन चिपकाने के लिए यूज़ करना है। ये काफ़ी अच्छा काम करता है स्टोन वगैरह के लिए। और ये वाला मैं मोस्टली अस्तर वगैरह बहुत ही हल्का हल्का लगा के अस्तर पेस्ट करती हूँ, ताकि मेरे काम में फिनिशिंग और अच्छी आए, क्योंकि फिनिशिंग के लिए ही हम सब कुछ करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, और वो ही ना आए तो फिर सही नहीं लगता। एक इसी तरीके से हमारी आती है फ्यूजिंग टेप। ये मेरी थोड़ी मतलब इसका सेंटर पार्ट निकल गया था, तो ये इस तरीके से ये फ्यूजिंग टेप होती है, बहुत पतली सी होती है। और तुरपाई से पहले आप ना फैब्रिक को इससे चिपका ले, उसके बाद आप तुरपाई करें ना तो काफ़ी अच्छे से हमारा मतलब तुरपाई होती है। इसे चिपका, इसके बाद इसे रखकर हम फैब्रिक को फोल्ड करके अच्छे से चिपका लेते हैं, तो हमारा तुरपाई में ना अनइवन नहीं लगता, और बहुत ही आसानी से और बहुत ही कम टाइम में तुरपाई हो जाती है। तो इस टेप का यूज़ हम इस तरीके से करते हैं। कुछ भी दो फैब्रिक को आपस में चिपकाना हो तब हम इसका यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि फैब्रिक ग्लू वगैरह इनमें टाइम लगता है चिपकने में, लेकिन क्योंकि थोड़ी देर सूखने के लिए भी रखना होता है। लेकिन जब हम इसका यूज़ करते हैं और इस पर फैब्रिक कर प्रेस लगाते हैं ना, तो हमारा इजीली चिपक जाता है। अब हमारे पास ना अगर आपको पैंट बनानी है या फिर सलवार वगैरह में इलास्टिक डालनी है, तो उसके लिए इलास्टिक, ये मेरी 1 इंच की इलास्टिक है। इलास्टिक आपको मार्केट में काफ़ी क्वालिटीज़ में मिल जाएगी, काफ़ी साइजेस में मिल जाएगी। तो 1 इंच, 1.5 इंच या 2 इंच की जितनी भी होती है, और कुछ 1/2 इंच और कुछ 0.25 इंच की विड्थ की भी मिलती है। और एक इलास्टिक थ्रेड भी करके आता है। तो इलास्टिक आपको काफ़ी सारी क्वालिटीज़ में मिल जाएगी। आपको जो भी आपको गारमेंट बनाना है उसके अकॉर्डिंग आपको इलास्टिक लेके रख लेनी है। और मेन होता है हमारा इस तरीके का सुई धागा। एक ऐसी तुरपाई वाली सुई भी आपके पास होनी चाहिए, एक बड़ी सुई होनी चाहिए। अगर आप ये वाला टूल नहीं लेंगे तो आप डोरी पलटने के लिए बड़े वाली सुई होती है हमारी, वो ले लें। इस तरीके का धागा। और ये जो पैंट वगैरह में हुक लगते हैं, ये वो वाले हुक हैं, खोल के दिखा देती हूँ मैं। इस तरीके से ये हुक आते हैं, ये वाले हुक, ये देखिए इस तरीके से ये वाले हुक होते हैं। और ये आई होती है। उसके बाद हमारे ये जो हमारे ब्लाउजेज में लगते हैं वो इस तरीके के हुक लगते हैं। ये भी होना ज़रूरी है, जब हमें ब्लाउज बनाना होगा तो हमें यही वाले हुक लगेंगे। और ये एक मैंने मीशो से मंगाई थी ये वाला टूल, और ये इसके साथ टिच बटन्स आए थे, तो टिच बटन्स वगैरह लगाने के लिए मैंने ये मंगाई थी। तो ये हमारे टिच बटन होते हैं, ये ऑप्शनल है, आप
उसको यूज़ करना है कहीं पर तो आप ले सकते हैं, नहीं तो कोई ज़रूरी नहीं है। और एक हमारे टिच बटन आते हैं ओपन करने वाले, मतलब सुई धागे से जो हम लगाते हैं वो वाले, तो वो अभी तो यहाँ पे नहीं है, मैं आपको किसी और वीडियो में दिखा दूंगी किस तरीके के आते हैं। वैसे पता होगा जो हमने सूट की शोल्डर पे लगाते हैं ना अंदर के साइड, वो होते हैं हमारे टिच बटन वो वाले। और एक नोटबुक और एक मार्कर, क्योंकि मार्कर इसलिए ताकि आप पेपर पर जब भी ड्राफ्टिंग करें तो मार्कर का यूज़ करें। आप पेन से भी कर सकते हैं वैसे, लेकिन मैं मार्कर यूज़ करती हूँ तो इसलिए आप ऑप्शनल है मार्कर, आप पेन या जेल पेन वगैरह यूज़ कर सकते हैं बिगिनर है तो। और अगर न्यूज़पेपर पर कटिंग कर रहे हो तो आपको मार्कर का यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि पेन काफ़ी पेपर को फाड़ देता है, तो इसलिए आप दो पेन, एक पेन, जो भी ऑप्शनल है वो तो आपकी चॉइस है कॉपी पे जिस तरीके से लिखना है। और इस तरीके से ये मैंने कॉपी बना रखी है, इस पर मैं पैटर्न्स लिखती हूँ, जो भी मैं सीखती हूँ वो लिखती हूँ। एक मतलब हर चीज़ के नोट्स बना के रखे हैं प्रॉपर, तो उसके लिए ये यूज़ करती हूँ मैं। उसके बाद हमारी आती है, ये मेरी पेपर कैनवास है, मैं पेपर कैनवास ही यूज़ करती हूँ नेक पैटर्न में। इसमें ना एक साइड दिख रहा होगा आपको थोड़ा शाइनिंग सा है, इस साइड से, इस साइड में ना ग्लू सा होता है, और इस तरीके से इसे फैब्रिक पर रखते हैं और प्रेस लगा देते हैं ऊपर से, तो ये चिपक जाता है फैब्रिक पर। ये देखिए इस साइड से हमारा रफ साइड है, ये इस साइड से रफ साइड है काफ़ी, और इस साइड से हमारा थोड़ा शाइनिंग वाला पार्ट है, ये इस तरीके से दिख भी रहा होगा शाइनिंग वाला पार्ट है, तो ये इस साइड से चिपक जाता है। तो इसका यूज़ आप लोग नेक पैटर्न बनाने में कर सकते हैं। और इसका ना अर्ज काफ़ी बड़ा आता है, 1.5 मीटर का अर्ज होता है, और ये 20 से 25 रुपये मीटर मिल जाता है। तो ये बुकरम के अकॉर्डिंग सस्ता भी है और अच्छा भी है, क्वालिटी वाइज भी। बुकरम काफ़ी हार्ड होती है, और बुकरम से ना जो वाइट निकलता है वो हमारी मशीन में भर जाता है, और वो हमारी मशीन को भी जल्दी ख़राब करता है। तो इसके यूज़ करने से हमारी 2 से 3 प्रॉब्लम सोल्व हो जाती है बिल्कुल। एक तो ये इजीली चिपक जाता है, और जब हम नेक को फोल्ड करते हैं तो काफ़ी फिनिशिंग से नेक फोल्ड होता है, जबकि बुकरम का नेक हम फोल्ड करते हैं थोड़ी प्रॉब्लम आती है। दूसरी चीज़ ये कि इसके यूज़ से हमारी मशीन लंबे टाइम तक चलती है, क्योंकि जब हम बुकरम से नेक बनाते हैं तो हमारी मशीन के अंदर वो वाइट फंस जाता है, तो हमें मशीन जल्दी साफ़ करनी पड़ती है, मशीन की सफाई जल्दी करनी पड़ती है, और हमारी मशीन डैमेज भी जल्दी हो जाती है। तो एक फ़ायदा ये हो गया, और हमारा इससे जल्दी काम होता है। ये एक होती है हमारी, इसे हम कुछ लोग पेपर फोम शीट भी बोलते हैं, कुछ लोग इसे डल्लम बोलते हैं, हमारे यहाँ डल्लम बोलते हैं इसे। और ये ना सलवार की मोहरी वगैरह में यूज़ की जाती है, और बैग वैग बनाने में भी इसका यूज़ होता है, तो इसका ये यूज़ है। और कुछ लोग बुकरम से, मतलब पहले तो बुकरम से ही पोंचे वगैरह बनाए जाते थे, और वो धुलने के बाद काफ़ी सॉफ्ट हो जाते थे, डिज़ाइन अच्छा नहीं लगता था उन पे, लेकिन इन पे डिज़ाइनिंग काफ़ी अच्छी लगती है। और ये ना जैसे डिज़ाइनिंग बनाते हैं, मतलब सलवार ख़राब हो जाएगी लेकिन वो डिज़ाइनिंग वैसी की वैसी रहती है, तो इसका ये फ़ायदा होता है। और इसमें भी ना काफ़ी सारी क्वालिटीज़ आती है, कुछ पतले वाली आती है, कुछ मोटे वाली आती है, कुछ मीडियम साइजेस की आती है, तो इसमें भी काफ़ी सारी क्वालिटीज़ हो सकती है, आप अपने अकॉर्डिंग देख के ले सकते हैं। मेरे हिसाब से पतले वाली बेस्ट होती है, क्योंकि इस पर डिज़ाइनिंग बहुत अच्छे से हो जाती है। तो इस तरीके से ये कुछ हमारे टूल्स थे। और आप ना इस तरीके से, मैंने तो ये इसमें लगाई हुई है ऑल पिन्स, ये बनाया हुआ है DIY करके, तो इस तरीके से ऑल पिन्स आती है ये पॉइंट वाली। तो ये वाली ऑल पिन्स यूज़ करें जब भी आपको अस्तर वाला बनाना हो, या फिर काफ़ी बार ना जहाँ पर आपको कच्चा करना हो, वहाँ पर कच्चा करने के बजाय आप ऑल पिन्स लगाकर सेट कर दें, और इजी काम और जल्दी होगा और आसानी से होगा। क्योंकि हमें ना बेसिक से एडवांस तक जाना है। बेसिक से एडवांस का मतलब होता ही ये है कि हमें बेसिक चीज़ों से एडवांस चीज़ों तक सीखना है। यानी कि पहले हम कच्चा करना सीखते हैं, उसके बाद हम सीखते हैं कि कच्चा करे बिना ही हम अपने फैब्रिक को एकदम सेट कैसे रख सकते हैं। तो हम कच्चा करने के बजाय हम ऑल पिन्स का यूज़ कर सकते हैं, हम फैब्रिक ग्लू का यूज़ कर सकते हैं। अगर हमें उस फैब्रिक को बार पलटना नहीं है तो हम डायरेक्ट फैब्रिक ग्लू का यूज़ कर ले, लेकिन अगर हमें वो फैब्रिक स्टिच करने के बाद पलटना है तो हम उस पर ऑल पिन्स का यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमें काम करना होता है ताकि हमारा काम इजीली हो जाए, जल्दी हो जाए। और कुछ लोग इस तरीके से रेडीमेड डोरियाँ भी ब्लाउजेज में लगती हैं, तो वो भी आप अपने पास रख सकते हैं।
तो मतलब बेसिक टूल तो मैं आपको कहूंगी, अगर आपको बिल्कुल एकदम बिगिनर है, आपको ज्यादा कुछ खर्चा नहीं करना है, तो आपको मैं सजेस्ट करूंगी आप 1 इंच टेप ले ले, एक फ्रेंच कर्व ले ले, एक इस तरीके से ट्रांसपेरेंट स्केल ले ले, और एक सीजर ले ले, और एक सीजर पेपर कटिंग के लिए ले ले, और इस तरीके से हम ये चौक, आप कोई भी चौक ले ले, और सुई धागा, और हमारे ब्लाउजेस के हुक, एक कॉपी पेन। तो ये हमारे बिल्कुल बेसिक टूल है जो मैंने आपको बताया। एक आयरन आपके पास, जब आप स्टिचिंग करते हैं एक आयरन भी होना चाहिए, भले ही वो आपका डेली यूज का हो, और एक आपकी सिलाई मशीन जो होनी कंपलसरी है, चाहे वो आपकी हाथ से चलाने वाली हो या पैरों वाली हो, कोई भी हो। तो ये हमारे टूल्स होते हैं, और सिलाई में ना इतने ज़्यादा टूल्स होते हैं कि सारे दिखाना मेरे लिए भी इम्पॉसिबल है, और किसी के पास भी नहीं होते सारे टूल्स, क्योंकि आज का टाइम इतना एडवांस हो चुका है, हर चीज़ के लिए एक नया टूल बना है। तो इतने सारे टूल्स कोई यूज़ नहीं करता, मतलब सबका अलग पैटर्न है। अब हम फ्रेंच कर्व यूज़ करते हैं, लेकिन एक टेलरिंग पैटर्न वाला आता है, उसमें अलग अलग काफ़ी सारे शेप होते हैं, वो इतना बड़ा सा करके होता है। तो यही चीज़ है ना कि हमारे पास जो है हमें उसी से देखना है। तो सब, क्योंकि इतने सारे टूल्स हम लेने जाएंगे और फिर एक एक टूल हर पैटर्न के लिए अलग अलग यूज़ करना, फिर उनको संभाल के रखना, तो मतलब उतनी चीज़ों में इन्वेस्ट करो जितनी आप देख सकते हो, मैनेज कर सकते हो। तो क्योंकि सिलाई में इतने सारे टूल्स आ गए हैं कि हर किसी को लेना पॉसिबल नहीं होता, और हर चीज़ इतनी ज़्यादा, हर चीज़ में इतनी ज़्यादा वैरायटी आ चुकी है। तो अब ये देखिए, जिस तरीके से ये वाला फ्रेंच कर्व है, इसके अंदर भी एक गोलाई वाली शेप दी गई है, आप इससे भी आर्म होल में शेप दे सकते हैं हल्की हल्की, इस तरीके से। देखिए शेप तो यही बनेगी ना, आप इसे घुमा के शेप दे, या फिर इस तरीके से अगर मैं इसे भी इस पर सेट करूँ तो देखिए इस तरीके से राउंड शेप आ रही है ना। तो बहुत ही मतलब इस तरीके से घुमा घुमा के आप देखिए, मैं इसे घुमा के इसी में सेट कर दूंगी, ये हो गया ना यहाँ से। तो अगर हम आर्म होल पर शेप दें और इस तरीके से इसे घुमा घुमा के सेट करके देख के शेप, इससे भी शेप दे सकते हैं हम। तो ये चीज़ होती है। तो इस तरीके से बहुत सारे टूल्स बन गए हैं, एक टूल को दूसरे टूल से रिप्लेस कर दिया जाता है और एक नया टूल बन जाता है। तो आप लोगों के पास जो भी चीज़ें हैं उन्हीं में मैनेज करना सीखें, और उन चीज़ों से और आगे बढ़कर कुछ ऐसा करें कि हम वो दूसरी चीज़ भी ले लें। लेकिन ये नहीं है कि बहुत सारे टूल्स भर लेने अपनी टूल किट में, आप सिर्फ उतना रखें जितना यूज़ का हो, एक्स्ट्रा नहीं रखना है, नहीं तो आप भी कंफ्यूज हो जाएंगे। और बिगिनर्स हैं तो आप जो मैंने एकदम बेसिक चीज़ें बताई हैं सिर्फ वो रखें, कंफ्यूज ना हो कि इनके पास तो ये है तो मुझे भी ये लेना चाहिए, ऐसा ज़रूरी नहीं है। क्या पता वो उस चीज़ का यूज़ कर ही ना रहा हो, ऐसा भी तो हो सकता है। क्या पता वो उसने रखा हुआ है लेकिन वो उसका यूज़ नहीं कर रहा है, तो ये भी तो चीज़ें हो सकती है। तो इसलिए जो आपके पास है उसी में सीखने की कोशिश करें और अपना अच्छा करें। तो आज हमने सीखा कि कौन कौन से बेसिक टूल यूज कर सकते हैं हम, और अगर आप बिगिनर है तो आपको सिर्फ एक स्केल, फ्रेंच कर्व और आपका इंच टेप और कुछ 2 कैंचिया और चौक, ये बेसिक चीजें रखनी आपको कंपलसरी है बस। बाकी आपको ज्यादा टूल्स लेने की अभी जरूरत नहीं है, आप बिल्कुल एकदम बिगिनर हैं, आप इन टूल से स्टार्टिंग कर सकते हैं अपनी, और धीरे धीरे अपने काम को बढ़ा सकते हैं। और वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।